चलो मित्र, ये क्या है वो? लास्ट वाली क्लास का जरा नोट्स दिखाओ तो। हाँ, स्टैटिक काइनेटिक यही चल रहा था ना? हाँ हाँ, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। ये क्या है यार? अच्छा, ओके, चलो भाई। लाल। चलो भाई। चलो मित्र, चले पढ़ाई की जाए। यस सर। चलो भाई, देखो, जागृत अवस्था में रहेंगे। जान लीजिए कि फ्रिक्शन थोड़ा कठिन है, मैं उसको बहुत सिंपल बना के पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा ध्यान ज्यादा लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एक कठिन पार्ट है और ये बहुत लंबे समय तक आपके काम आएगा। ठीक है, चलें तो बात आगे करी जाए। यस सर। चलो देखो भैया, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें पढ़ी थी और सीखी थी। क्या भाई? फ्रिक्शन कितने तरह के हैं? दो, तीन। एक स्टैटिक, दूसरा लिमिटिंग, और तीसरा काइनेटिक। एक स्टैटिक, दूसरा लिमिटिंग और तीसरा काइनेटिक। अब सुनना, समझने वाली बात यह है कि अगर एक कोई बॉडी है, इसका मास m है, ये किसी सरफेस के ऊपर रखी है, तो नीचे कितना फोर्स लगा रही है? mj। नॉर्मल ऊपर n। इस समय क्या इस बॉडी पे कोई फ्रिक्शन लग रहा है? कोई फ्रिक्शन नहीं। लेकिन जैसे ही मैं आगे फोर्स लगाऊंगा, क्या पीछे फ्रिक्शन आ जाएगा? ये कैसा फ्रिक्शन आएगा इनिशियली? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक। बेटा पढ़ ले यार, कहां कोई हुई है? कौन सा फ्रिक्शन है भाई? स्टैटिक। अच्छा, क्या एफएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है? क्या एफएस लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू एन होता है? इसको म्यू एस इनटू एन लिखा जाता है। अरे होता है ना। जब तक ये ऑब्जेक्ट नहीं चला है, जब तक ये ऑब्जेक्ट नहीं चला, क्या एफ एस बराबर एफ एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन लिख सकते हैं? अरे क्लैरिटी है? यस सर। एग्जाम्पल से भी समझाया था लास्ट वाली क्लास में, याद है? यस सर। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसका एक्सप्रेशन एफ एल इक्वल्स टू म्यू एल इंटू एन लिखा जाता है, लेकिन ये एग्जैक्टली डिफाइन नहीं होता। ये कभी भी एग्जैक्टली डिफाइन नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात काइनेटिक फ्रिक्शन कि अगर एक डिब्बा है, इस डिब्बे के ऊपर आप एफ फोर्स लगाए। कितना फोर्स लगाए? एफ फोर्स। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस है और काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है। बॉडी का मास कितना है? एम। इधर क्या नीचे mg लग रहा है, इधर क्या लग रहा है? n। नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है? यस सर। अगर मेरा f जो है वो छोटा है या बराबर है म्यू एस इंटू एन के, क्या मेरा ऑब्जेक्ट चलेगा? मेरा अप्लाइड फोर्स म्यू एस इंटू एन के बराबर है या उससे छोटा है, क्या मेरा ऑब्जेक्ट चलेगा? चलेगा नहीं चल। लेकिन जैसे ही मेरा फोर्स, यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट। हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे ही मेरा फोर्स बड़ा होगा किससे? म्यू एस इंटू एन से, क्या ये चल पड़ेगा? जब ये चल पड़ेगा तो इस डिब्बे पर क्या पीछे फ्रिक्शन लगेगा? क्योंकि फ्रिक्शन की चाहत है कि ये इस सरफेस के ऊपर स्लाइड ना करे। क्या ये फोर्स आगे लग रहा है? यस सर। अब ये जो फ्रिक्शन होगा, ये स्टैटिक होगा कि काइनेटिक? ये चेंज हो सकता है या कांस्टेंट रहेगा? ये बदलता नहीं। म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन। अच्छा, इसका हम लोगों ने एक ग्राफ पढ़ा था। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस। यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ये अप्लाइड फोर्स। जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ाऊंगा, मान लो मैंने जीरो से बढ़ाना शुरू किया, क्या जैसे ही फोर्स जीरो से बढ़ेगा ये चल पड़ेगा? चलेगा नहीं।
जैसे जैसे आगे फोर्स बढ़ेगा क्या पीछे वाला फोर्स बढ़ता जाएगा? समझ पा रहे हो मेरी बात सबको भाई? यस सर। चल भाई, तो अब हुआ क्या, जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं हमारा फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कब तक बढ़ेगा? लिमिटिंग तक, म्यू एस इंटू एन तक। ये डिफाइन नहीं होता। मैक्सिमम वैल्यू ही क्या कहलाती है? म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। इसके बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट बनता है ऐसे, ये डिफाइन नहीं। क्लैरिटी है ना? यस सर। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आता है ग्राफ और सीधा चलता चला जाता है। ये पॉइंट क्या कहलाता है? म्यू के इंटू एन। ये छोटा इस वजह से होता है क्योंकि 99% सिनेरियो में म्यू एस जो है वो म्यू के से बड़ा होता है। सवाल लगाते समय, कभी भी क्वेश्चन बनाते समय अगर आपको केवल म्यू दिया है, क्या दिया है? म्यू, तो इसी म्यू को क्या लिख लेते हैं? म्यू एस। इसी म्यू को क्या लिख लेते हैं? म्यू के। अरे क्लैरिटी है? यस। प्रैक्टिकली म्यू के म्यू एस से बड़ा कि छोटा? बड़ा कि छोटा? छोटा। बात समझ आ रही है? यस सर। बराबर क्लियर है? यस सर। चलो धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। यहां तक कहानी सब कुछ साफ सुथरी क्लियर है? जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे थे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ रहा था, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की चाहत है कि वो कभी भी दो सरफेसेस को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं होने देगा। अरे बात समझ गए? यस सर। अच्छा, एक और बात हम लास्ट वाली क्लास में आपको पढ़ाए थे, वो क्या था कि अगर मान लीजिए आपके पास एक डिब्बा है, मैं कहूं कि इस डिब्बे का मास है 10 केजी। कितना मास है? 10। यहां पर म्यू की वैल्यू है 0.5। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.5। हम आगे फोर्स लगा रहे हैं F। क्या लगा रहे हैं? F। सुनेगा, F बराबर हम लगाए हैं T न्यूटन। कितना लगाए हैं? T न्यूटन। T इज टाइम। F बराबर T न्यूटन और T क्या है? टाइम। 1 सेकंड पे फोर्स 1 न्यूटन, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 10 सेकंड पे 10। क्या पीछे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा? अरे भाई ये रफ सरफेस पे रखा है ना? यस सर। इस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इंटू एन। एन क्या 100 होता है? अरे 100 होगा। क्यों? क्योंकि नीचे कितना लग रहा है? 100 और ऊपर क्या लग रहा है? एन। अब एक अच्छा बच्चा बार बार एन नहीं करता, 100 नहीं लिखता है, वो क्या करेगा? 10 को डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई। 10 बचे 50। 0.5 से नहीं, किससे? 5 से। 10 बचे 50। क्या 50 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन पीछे लगा है? अरे बात समझ पा रहे हैं? यस। अच्छा मान लीजिए हम आपसे एक सवाल पूछें, देखिएगा। सुनेगा ध्यान से। अगर हम कहें इधर हमारा F बराबर T न्यूटन है, देखिएगा F बराबर कितना न्यूटन है? T न्यूटन। और ये मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम कहें कि T इक्वल्स टू 10 पे, T इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे, T इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे, थोड़ा छोटा लिखते हैं, यहां ध्यान से देखना। मैं लिखूं T बराबर 10 सेकेंड पे फोर्स कितना होगा? कितना न्यूटन? फ्रिक्शन कितना? फ्रिक्शन कितना? 50 तो नहीं ना? समझ आ रही है बात? यस सर। फ्रिक्शन कितना? 10। क्यों भाई? क्योंकि ये एफएस चाहता है कि ये इसके ऊपर खिसके ना। कितने न्यूटन के फोर्स से खिसकना चाह रहा था? क्या ये 10 दे सकता है? कितना दे सकता है मैक्सिमम? अच्छा सोचो, अगर हम कहें टी बराबर 30 सेकेंड पे फोर्स 30 न्यूटन, फ्रिक्शन 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 टी बराबर 50 सेकेंड पे अप्लाइड फोर्स 50, अप्लाइड फोर्स 50। क्लियर है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 50। बात समझ रहे हैं? यस सर। पक्का ना जी? यस सर। अच्छा ये बताइए, टी इक्वल्स टू 50 सेकेंड पर ही, टी इक्वल्स टू 50 सेकेंड पर ही क्या ये चल सकता है? चल सकता है? यस। जब आप 49 से 50 जा रहे थे तब ये नहीं चल, लेकिन 50 से 51 बढ़े, क्या चल पड़ेगा? चल पड़ेगा। यस। तो समझने के लिए अगर हम इसको लिख दें म्यू एस 0.5 और म्यू के क्या लिख दें 0.4, अलग अलग, थोड़ा और समझने के लिए म्यू एस क्या लिख दिए 0.5, म्यू के क्या लिख दिए 0.4। अच्छा अगर हम एक स्टेटमेंट यूज करें, काइनेटिक फ्रिक्शन
इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्या काइनेटिक फ्रिक्शन कभी ज्यादा हो सकता है? कब होगा? जब दो सरफेसेस बहुत ज्यादा, दो मेटल सरफेसेस जनरली होता है, जब दो मेटल सरफेसेस बहुत ज्यादा पॉलिश हो जाती हैं। का है नेता, कहां रहा बाबू? हाँ, कॉलेज में काम था। आओ बैठा, बैठा बाबू बैठा। देखो, जब दो सरफेसेस को बहुत पॉलिश कर दिया जाता है, क्लियर है, और उसके बाद उनको एक दूसरे के ऊपर स्लाइड किया जाता है, जनरली मेटल्स में होता है, कॉपर में बहुत एफिशिएंटली देखने को मिलता है, तो वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एज कंपेयर टू स्टैटिक। बात समझे? होगा क्या कि जब आप ऐसे दो प्लेट चिपका देंगे ना, तो उसको स्लाइड करना बहुत आसान होगा, लेकिन उसको डिटैच करना बहुत मुश्किल। जब वो सरफेस बहुत स्मूथ होती है तो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो वो स्लाइड हो जाते हैं, लेयरिंग में स्लाइड हो जाते हैं, लेकिन वो अलग नहीं। बात समझ रहे ना? उनको ऐसे उठा के अलग नहीं कर पाएंगे। तो उस स्थिति में कहा जाता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कम होता है किसके? काइनेटिक के। हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाते हैं पॉलिश होने की वजह से। ठीक है ना? चलिए, हाँ, कोहेसिव टाइप कह सकते हैं, वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, कोहेसिव फोर्स ही बनता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनता है। अभी हमको बस जनरल सिचुएशन याद रखना है कि जब सरफेस बहुत पॉलिश हो जाएगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? स्टैटिक के कंपैरिजन में बस ये कंडीशनल क्लॉज है, उसका अपने फ्रिक्शन से कोई लेना देना नहीं। टी बराबर 50 पर ही क्या फ्रिक्शन आ जाएगा? अब काइनेटिक की स्टैटिक, काइनेटिक की स्टैटिक, काइनेटिक ना कितना? 50 की 40, 50 की 40। क्या इस समय कुछ एक्सेलरेशन निकल के आएगा? आगे फोर्स कितना लगा है? 50, पीछे कितना? डिवाइडेड बाय 10 कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया भाई? समझ पा रहे हैं? यस सर। आइए अगले हिस्से पर। अगर मान लीजिए कि T इक्वल्स टू आपके पास कुछ 60 न्यूटन हो गया, कितना हो गया? 60, तो अप्लाइड फोर्स कितना होगा? 60। पीछे फ्रिक्शन, पीछे फ्रिक्शन 40, वो तो चेंज होने वाला नहीं है। एक्सेलरेशन कितना? अरे 60 माइनस 40/10 कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, T इक्वल्स टू 60 सेकेंड। समझ पाए? अच्छा, एक बात और, एक और डिब्बा, कि ये आपका F जो है ना, सुनिएगा ध्यान से, ये 50 न्यूटन से बड़ा है, या फिर आप कह लीजिए कि आपका T जो है वो किससे बड़ा है? 50 सेकेंड से बड़ा है। अरे जितना टाइम रखोगे उतना ही फोर्स मिलेगा। अगर आपका T 50 न्यूटन से बड़ा हो गया, और 50 न्यूटन से बड़ा कुछ भी है, 50 न्यूटन से बड़ा कुछ भी है, आगे क्या लग रहा है? F चलेगा कि नहीं चलेगा? पीछे कितना? अरे F क्या आएगा ना? कितना आएगा? 40। कितना आएगा? 40। मास कितना है? क्या इसका एक्सेलरेशन लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन क्या अनबैलेंस फोर्स अपॉन मास होता है? आगे कितना लगा, पीछे कितना लगा? F प्लस 40 की F माइनस 40 डिवाइडेड बाई A बराबर F बाई 10 माइनस 4, F बाई 10 माइनस 4। अब सुनो बहुत ध्यान से, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस। बहुत अच्छे समझे रहिएगा, इसका तुरंत जरूरत पड़ेगा लास्ट, एकदम लास्ट लेक्चर में फ्रिक्शन के, जब हम लोग थोड़े अच्छे सवाल लगाएंगे तब। तो जब हम फोर्स को 0 से बढ़ाए हैं, इधर हम लिख दिए अप्लाइड फोर्स और इधर हम लिख दिए एक्सेलरेशन, ठीक है ना? कई बार ऐसा होगा कि यहां F इक्वल्स टू T लिखा होगा और यहां फोर्स की जगह टाइम दिया होगा, किसमें? सेकेंड में। क्लियर है? फोर्स चाहे न्यूटन में आए चाहे टाइम सेकेंड में आए, बात तो बराबर ही है। जब तुम 1 सेकेंड रख रहे हो तो फोर्स कितना है? 1 न्यूटन, खाली यूनिट तो चेंज हुआ है। नहीं समझ पा रहे हैं? जब हम 2 सेकेंड रखेंगे तो फोर्स 2 न्यूटन, खाली यूनिट ही तो बदला है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, टाइम का यूनिट सेकेंड। ये बताइए कितने देर तक ये चलेगा? नहीं, क्या भाई? 50 सेकेंड तक चलेगा? नहीं, 50 न्यूटन तक चलेगा। इसी बात को हम दो तरह से कह सकते हैं।
या तो हम कह दें कि 50 सेकंड तक नहीं चला, या तो हम कह दें 50 न्यूटन तक नहीं चला। समझ रहे हैं ना? यस। तो हम कह रहे हैं कि 50 न्यूटन तक एक्सेलरेशन 0 है, या 50 सेकंड तक एक्सेलरेशन 0। क्या ऐसा ग्राफ बन जाएगा? अरे बनेगा। यस। इसके बाद क्या हुआ? क्या इसी फोर्स पर एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सोचना, वाई एक्सिस पे मेरा क्या है? देखो, इसी इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं। वाई एक्सिस पे क्या है? एक्सेलरेशन। फोर्स कौन सी एक्सिस पे? x/10 माइनस 4। y बराबर mx प्लस सी दिख रहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ क्लियर है क्या? यस। क्या सीधी लाइन खींच दे? क्या इसको हम थीटा लिख सकते हैं? क्या tan थीटा स्लोप होता है? और स्लोप क्या m के बराबर है कि नहीं है? अरे y बराबर mx प्लस सी होता है ना बाबू। तो m का वैल्यू 10 की 1/10, 1/10। थीटा बराबर tan इनवर्स 1/10। क्या यहीं तक लास्ट वाले लेक्चर में पढ़े थे? बहुत बढ़िया यार, भगवान सुंदर मेहरारू दें आपको। बिया नहीं हुआ ना अभी? बताया नहीं भाई। मन में लड्डू फूटा। अरे यहां तक कहानी समझ आई? यहीं तक लास्ट वाली क्लास में पढ़े थे? आगे बढ़े? पक्का ना? यस सर। चलिए, अब कुछ कॉमन टर्म्स की बात करते हैं जो फिजिक्स में यूज होगा। मतलब इस, हाँ बाबू बताओ। हाँ 10 बार तो बताएं, अभी पिछवा यही तो बुक कर रहे थे, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इनटू एन। अब आगे तुम चाहे कितना भी लगा दो, ये पीछे हमेशा कितना रहेगा? 40। कब? जब तुम्हारा ये किसके पार कर जाए? 50 के। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू के पार कर जाए। नहीं तो कह रहे थे, कंफर्म कर रहे थे। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलो भैया आओ आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़े? यस सर। चलो बाबू, तुम लोग बहुत पीछे चल रहे हो। बैच 2 में आज फ्रिक्शन खत्म हो गया। तुम लोग का क्लास छूट गया था ना? 3-4 क्लास छूटा, 4 क्लास छूटा भाई तुम लोग का। 3 क्लास उधर, एक दिन एक्स्ट्रा पढ़ा दिए थे थोड़ा, तो वो 4 समझो। उस दिन 2 उधर, हम 2 दिन एक्स्ट्रा पढ़ा दिए थे, मतलब 10-20 तक पढ़ाए थे, तो थोड़ा ज्यादा हो गया था। फ्लो में बढ़िया रिस्पॉन्ड कर रहे थे, हम पढ़ाते चले गए, खत्म हो गया। तो हमारा लक्ष्य है कि अपना फ्राइडे तक खत्म हो जाए मोटा मोटा, ताकि सैटरडे को हम पूरे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का एक प्रैक्टिस सेशन बढ़िया लगा ले, जिसमें हम 2.5 घंटे के अंदर 60-70 सवाल बना लें। वो ऐसे ऑथेंटिक 60-70 सवाल होंगे, जब कभी भी आपको रिवीजन करने का मन हो तो आप वो 60-70 सवाल लगाइए, आपका चैप्टर डन। आपको अपनी पूरी तैयारी को ऐसे ही समेटना है, हर सब्जेक्ट से, हर चैप्टर से, हर चैप्टर को टारगेट करिए फिजिक्स में 100 सवाल, ऐसे 100 सवाल जो आपका पूरा चैप्टर बना दे। कि टेस्ट है, एक दिन पहले वो 100 सवाल बना के जाएंगे। जब इस हिसाब से अपनी तैयारी को एक जगह इकट्ठा कर पाएंगे, तब जाके आप सिलेक्शन के हकदार बनेंगे। और अभी मैं वास्तविक बताऊं तो मुझे बैच 1 से बहुत कम सिलेक्शन दिख रहा है, मतलब बहुत उड़ के मुझे 7-8 सिलेक्शन दिख रहा है, 7 सिलेक्शन दिख रहा है मोटा मोटा। एक को तो हम उठा ले गए अचीवर्स में, ठीक है ना, क्योंकि उसका थोड़ा आगे का फिजिक्स अच्छा प्रिपेयर था। हम पूछ के देखे तो उसको वर्क एनर्जी, पावर, सर्कुलर मोशन, इन सब पे बहुत अच्छा कमांड था, तो उठा ले गए। उससे कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जितना हम पढ़ रहे हैं, जैसे अब मान लीजिए कोई 720 लायक है, 715 लायक है, 700 लायक है, तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। सिंपल सी बात है। आप में से कोई दिखेगा जो 700 प्लस लायक है, उठा लेंगे, 100% उठा लेंगे। लेकिन थोड़ा जिम्मेदार बनिए, बैच 2 के कंपैरिजन में बैच 1 का परफॉर्मेंस खराब है। मानिए कि जैसे अगर हम, हाँ वहां नंबर्स भी ज्यादा है, डेफिनेटली वहां नंबर ज्यादा है, बट ये जानिए कि आपको उनके कंपैरिजन में ज्यादा अटेंशन मिलता है, तो जो परसेंटेज है वो आपका अच्छा रहना चाहिए। और नीट में ऐसा कुछ नहीं है कि आप 7 बार रिपीट करके आएंगे तब जाके आपका कमांड और कंट्रोल अच्छा होगा, नहीं। आपको जोड़ घटाना गुणा भाग अच्छे से आना चाहिए, और आपका क्लास के अंदर दिमाग खुले रहना चाहिए, वरना फिर लास्ट में पूरी तैयारी वहीं वन शॉट पे जाके खत्म होगी, और फिर उससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं सेलेक्ट होगा, गारंटी लिखवा लो। समझे ना? एक आध चैप्टर, 2 चैप्टर के लिए अगर आपको वन शॉट देखने की जरूरत पड़ जाए, दैट इज ओके, बट आप सोच रहे हो कि आप एक एक पोर्शन वन शॉट से खत्म करोगे, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन।
और जितना वन शॉट का नीट लगेगा ना आपको रिवीजन का, वो हम यहीं बैठे हैं मार्च अप्रैल मई तक करा के जाएंगे सब, टेंशन मत लीजिए। करिए, बट एफर्ट डालिए, थोड़ा ईमानदार मेहनत करिए, दिखना चाहिए। जैसे जनरली डाउट्स पे मैं बैठता हूं या क्लास के बाद निकलता हूं, तो मुझे बैच 2 से बहुत डाउट मिलते हैं, बैच 1 से नहीं मिलते हैं। कम पूछते हो आप लोग, इंटरेक्शन ही आप लोग का कम है। क्यों कम है भाई? वो सीन में निकला है क्या? हमको डर और लगता है? नहीं सर, चल मारना है यार, एंजॉय करो, पढ़ो। तुम दुनिया गई तेल लेने, तुम एक बात पे समझो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? मास्टर सुना देगा। हाँ, तुम्हारे 70-80 हजार रुपए जो आए हैं ना, उसके कंपैरिजन हमारा सुनाना कुछ नहीं है यार, नील बटा सन्नाटा। हम उस पर फोकस करो और सोचो कितने लोग का होगा। जाओ, आखिरी बार जा रहे हो, इसके बाद मत जाना, आखिरी मौका है। ऐसे भी तो चांसेस है ना, बन रहा है ना, तो बस तो उसको सीरियसली लो थोड़ा यार। कर सकते हो, अभी मौका है, कर सकते हो। मई में एग्जाम है भाई, यहां से अभी 7-8 महीना है। 8 महीना बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन रिग्रेस लगो तब। ऐसे हवा हवाई बात करोगे तो कुछ नहीं होगा। हर टेस्ट में इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। और ये नहीं कि सर इस टेस्ट में 120 आया, अगले में 125 आ रहा। नहीं, पागल हो क्या? चैप्टर वाइज टेस्ट में तो ऐसा सोचना ही नहीं है। चैप्टर वाइज टेस्ट में सीधे चैप्टर तैयार है तो नंबर 160 165 प्लस आना चाहिए। उससे कमा रहा है मतलब मान लो कि तुमको चैप्टर नहीं आता है। समझ रहे हो ना? तो पढ़ाई थोड़ा स्ट्रेटेजी में रखो, हो जाएगा। आसान एग्जाम है यार, कठिन एग्जाम नहीं है। बट आसानी के साथ साथ खच्चरपना बहुत ज्यादा होता है, तो वो थोड़ा दिक्कत है। खच्चर ही छोड़ दो, थोड़ा अच्छा पढ़ो, मन से पढ़ो, सब हो जाएगा। नहीं करना पड़ेगा भाई। चलो आओ देखो, अब यहां पर हम कुछ बेसिक टर्म्स की बात करते हैं फ्रिक्शन में। जैसे सबसे पहला कांटेक्ट फोर्स। क्या भैया? कांटेक्ट फोर्स। क्या कुछ कह रहे हो कोई मित्र? कोई कष्ट है बता दो। अभी तो देखो, अभी तो ये हाल है कि मैं थोड़ा बहुत तुमको दिख भी जाता हूं। नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ से तो मेरे हफ्ते के लगभग 40 घंटे की क्लास है, ऑनलाइन ऑफलाइन, बहुत प्रेशर है, तो मैं थोड़ा कम मिलूंगा। तो जितना मिलूं उतना यूटिलाइज कर लो। अगर मुझे संडे को एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा ना 2-4 घंटा, तो आई एम रेडी टू डू दैट। बट यार क्यों यार, जब मुझे दिख ही नहीं रहा है कि एक्स्ट्रा, वही हर बार मैं देख रहा हूं, पिछले 3 टेस्ट से एनालिसिस कर रहा हूं कि वो जो 27-28 लोग हैं बैच 1 बैच 2 मिला के, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वही कर रहे हैं, बस कोई नंबर बढ़ ही नहीं रहा। जब वो पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ेगा, आपके अंदर से भूख नहीं दिखेगी कि आपको कुछ बनना है, आप किस मोटिवेशन के साथ तैयारी किए थे, तब तक कहां मजा आएगा यार। बात समझ रहे हो ना? भूख पैदा करो अपने अंदर से कि करना है करना है करना है करना है। बोलो, खड़े होके बोलो, अपने आप से बात करो। दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। उससे बदलाव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, फंस जाओगे। फिर अगले साल यहां नहीं मिलोगे तो किसी और कोचिंग में मिलोगे, मेरी जगह कोई और खड़ा होगा। समझ रहे हो ना? इतना ही बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ठीक है ना? हाँ, अच्छा करना, अच्छा करोगे, मुझे भरोसा है। मैं ट्रस्ट दिखा रहा हूं। कुछ लोगों के चेहरों की चमक दिखती है कि वो कर ले जाएंगे, कुछ लोगों की नहीं दिख रही है। तो क्यों भाई, क्यों हम अपना बेस्ट फाइट क्यों नहीं मार रहे? वो मार ले बस, ताकि एग्जाम दे के आने के बाद सिलेक्शन होना ना होना सब सेकेंडरी बात है। नीट एग्जाम एक जहर है, समझ रहे हो ना? और कई बार इसको, वो ऐसा मीठा जहर है ना जो नशे में कन्वर्ट हो जाता है। कि तुम इस साल दिए 350 नंबर आया, अगले साल दिए 450 नंबर आया, फिर तुमको लगे एक साल और, एक साल और, उस साल गए 590 नंबर आया। घर वालों का मोटिवेशन टूट रहा होगा, तुम्हारा 500 नंबर उनको, 590 नंबर उनको थोड़ा सा पुश कर देगा कि चलो एक साल और दे देते। कहीं चौथे अटेम्प्ट में जाके तुम नंबर निकाल रहे हो। अबे 4 अटेम्प्ट, समझ रहे हो? अपनी पूरी जवानी खत्म। क्या बचेगा तुम्हारे जीवन में? 18 साल के बाद 4 साल, 22 साल निकल गए। 6 साल का एमबीबीएस, 28 साल हो गया। 1 साल इंटर्नशिप करोगे, कहीं 25,000 मिलेगा, कहीं 30,000 मिलेगा, कहीं 60,000 मिलेगा। कहीं अच्छा परफॉर्म कर दिए, एम्स वेम्स चले गए, वहां से इंटर्नशिप के लिए निकले, 70-80 हजार रुपए मिल जाएगा। यही मिलेगा 28 साल 29 साल की उम्र में जाके। उसके बाद तुम 1 साल ड्रॉप लोगे या 2 साल मेहनत करोगे तो कहीं तुम्हारा एमएस निकलेगा। फिर तुम 3 साल एमएस में रगड़ोगे, समझे? 32 साल की उम्र में तैयार हो रहे हैं एमएस करके। क्या किए भाई?
मैं लिटरली बता रहा हूं, पूरा जीवन खराब किए। इससे अच्छा थोड़ा सा कहीं क्रिएटिव दिमाग लगा लो ना, कुछ अच्छा सिस्टम बना लो, कुछ अच्छा बिजनेस शुरू कर लो, अच्छा कमाओगे। और सबका अल्टीमेट गोल लास्ट में जाके पैसा कमाना ही है, 99.9% का। जो 0.1% सीरियस है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, वो पहले दूसरे अटेम्प्ट में बन जाते। तो उस ट्रैप में मत फंसो, ये बहुत बड़ा जहर है, समझ लो। धीरे 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 शरीर के अंदर उतरेगा, पूरी जवानी खत्म, बाल झाड़ रहे हैं, शादी हो रही है, इतना बड़ा तंबूरा जैसा पेट निकाल के गए हैं स्टेज पर, डॉक्टर साहब आए हैं। क्या मतलब है यार ऐसी लाइफ का? लिटरली इट इज जस्ट अ हेल। एंड आफ्टर एट द, अब सोचो, एट द एज ऑफ 29 एंड 30, इफ यू आर स्टडीइंग फॉर 10 to 12 आवर्स, और उसके बाद तुम इंटर्नशिप कर रहे हो, अबे तुम 34-35 साल तक जाते जाते डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर सब लेके बैठोगे। कमाओ पैसा, एक तरफ से आएगा दूसरी तरफ से जाएगा। इसलिए सही तरह सही समय है 20-21, मैक्स टू मैक्स, कि 8-9 साल के स्पैन में जाते जाते कम से कम 28-29 तक जाते जाते हम एमएस करके निकल जाए। समझ रहे हो? अब जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो लेडी हार्डिन में ईएनटी से एमएस की, समझ रहे हो? कितने साल की उम्र में एमएस बन गई? 27 साल की उम्र में। 27 साल की उम्र में उसका 3 साल का इंटर्न सब खत्म हो गया, ज्वाइनिंग भी हो गई एज अ डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर ज्वाइन कर लिया, खत्म, लाइफ मस्त सेट। उसके बाद शादी हो गई आईपीएस से, गेम डन, सॉर्टेड, लाइफ पैफा ही पैफा, पैसा पावर सब है। तो ये गेम है। अब तुम एमबीबीएस करके एमएस करके डॉक्टर बनोगे, तो तुम ये मत सोचना तुम्हारी शादी आईपीएस लड़की से हो जाएगी ना। वो लड़कियों के साथ होता है कि वो अच्छा कर गई तो उनको उनसे अच्छा मिल जाएगा, और वही ठीक भी है, वही ठीक भी होता है। मतलब जीवन चक्र सही तरह से चलता रहे, उसके लिए ये जरूरी भी है। बट लड़कों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है, बुढ़ापा में डॉक्टरी डिग्री लेके डॉक्टर बनने कोई मतलब है नहीं। पता चला शुगर उगर का पेशेंट हो गए और सर्जरी में बैठे हैं और हाथ कांपना शुरू कर दिया। मतलब कॉमन सी बात है यार। अगर सोच, अगर एक बार आदमी का बीपी, ब्लड प्रेशर पार कर जाता है नॉर्मल रेंज के, और कहीं भी थोड़ा सा भी वो तुम्हारी बॉडी में हिट कर गया ना, तो कोई ना कोई बॉडी पार्ट तुम्हारा वो खराब कर ही देगा। बनना है सर्जन, 35 साल की उम्र में बीपी चढ़ा और गए हॉस्पिटल तक, जाते जाते हाथ कांपना शुरू, लो करो सर्जरी। अब बैठो कहीं काउंटर पे कंसल्टेंट बन के, क्या कुछ नहीं बचेगा जीवन में। इस वजह सही समय पे सही तरह से, क्योंकि जैसा हमारा खान पान है, जैसी व्यवस्था हमारे शरीर की है, ये बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। तो इस वजह से जल्दी पैसा कमाने की तैयारी करो, कि ताकि फिर महीने का अगर 15,000 रुपए 20,000 रुपए खर्च करके केवल डाइट का खाना खाना पड़ रहा है, तो वो भी हम अफोर्ड कर सकें। बात समझे ना? और तो ठीक है यार, पैसा वैसा सेकेंडरी चीज है, बट ये है कि सही समय पे सही चीज मिल जानी चाहिए, देर नहीं होनी चाहिए। और जो नीट के ट्रैप में फंसा है, 5वां, 6ठा, चौथा, तीसरा चल रहा है, तीसरे तक ठीक है, इससे ज्यादा नहीं ठीक है। क्यों तीसरे तक ठीक है? इस वजह से क्योंकि जनरली नीट में जो बच्चा आ रहा है ना, जो एक्चुअल क्राउड आ रहा है नीट की तैयारी करने, उसमें मैक्सिमम मोटिवेटेड है। समझ रहे हो ना? मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड इज ओनली मोटिवेटेड। और कितने तो सोशल मीडिया की स्टोरी देख के मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे पहले जमाने में होता था कि माँ बाप पैसा खर्च कर रहे हैं और नंबर नहीं आ रहा है एग्जाम में, रिक्शे वाले का लड़का आईएएस बन गया, एक ये है, हम इनके लिए सब किए हैं, उसके बाद ही फेल हो जा रहे हैं एग्जाम में। होता है ना, घर वाले ताना देते हैं ना, तो वो दे आर जस्ट एक्सेप्शनल्स, उस पर फोकस नहीं करना है। समझ रहे हो ना? जो जनरल चल रहा है उस पर ध्यान देना है। अदरवाइज जिंदगी जीने के लिए मोटिवेशन हमेशा मिलता रहेगा, उसका कभी अंत नहीं है। जैसे भारत की, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कॉलेज ड्रॉप आउट चला रहे हैं, जो कॉलेज गए ही नहीं, या गए तो ड्रॉप कर दिए। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल है, स्टीव जॉब्स है, 1 साल कॉलेज गया, पैसा नहीं था देने का, ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, कॉलेज छूट गया, नहीं पढ़ा।
लेकिन वो एक है और उसको एफर्ट नहीं बनाता है। तुम ये मत सोचो कि he was extra genius, no doubt he was, but the thing that is more important is time. अगर आपके सितारे सही तरह से सेट है ना, तो आप कब अपनी मेहनत से बहुत बड़ा आउटकम निकाल ले जाओगे ये आपको पता नहीं चलेगा। सब सितारों का खेल है, तो वो एक्सेप्शंस हैं, उस पर फोकस नहीं करना। आपके सितारे अच्छे होंगे ना, कब आप चटक जाओगे मैं आपको बता नहीं सकता। एक हमारे कॉलेज सीनियर हैं नीतीश राजपूत, पता नहीं तुम लोगों ने उनका वाईटी चैनल देखा, इस समय 5 मिलियन के करीब भाई के सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ हाँ भाई, हमारे सीनियर है, जस्ट 1 साल सीनियर है, समझ रहे हो। तो क्या है, मेहनत करे नो डाउट। एक बीपीओ से शुरू किया उन्होंने अपना जॉब करना, 17-16 हजार 17 हजार की नौकरी से। एक बीपीओ से एक यूट्यूबर तक का सफर, ऐसा नहीं है कि वो यूट्यूब के लिए बड़ा मेहनत कर रहे थे। कभी उनका पहला वीडियो जाके देखना, उन्होंने कहा कि मैं तो बर्थडे विशेष बना रहा था, लोगों ने मोटिवेट कर दिया तुम अच्छा बोलते हो, और मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली, पहली वीडियो मोनेटाइज हो गई। नो डाउट ही इज अ गुड स्पीकर, बट बहुत सारे लोग बहुत अच्छा बोल सकते हैं ना, लेकिन सेट हो गया किसी का, जिसका सेट हो गया वो उड़ गया। तो वो एक अलग चीज है। हमेशा कभी भी लाइफ में एक्सेप्शंस पे मत फोकस करो, हमेशा फोकस करो कि जो जनरल चल रहा है उससे हम कितना बना सकते हैं। आपको जीवन में बड़ा बनना होगा, अपने आप आपके सितारे सेट हो जाएंगे और आप बन जाओगे, पता भी नहीं चलेगा आप कब बन जाओगे। बात समझ रहे हो ना, वो गणित अलग है। लेकिन जब आपके सितारे सही बैठ रहे हो ना, तो उस समय आप उन सितारों के काबिल होने चाहिए, और वो काबिलियत आपको डिफाइन करेगी कि आप कितनी ईमानदारी से, कितनी शिद्दत से जो करना चाह रहे हो वो कर रहे हो। बात समझे ना। हाँ, पहले बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस मत बनाओ, जो छोटे छोटे टारगेट है उनको पूरा करो, अपने आसपास ईमानदार मेहनत करो, एफर्ट डालो, सब बन जाता है यार। बस इतना ही डिफरेंस है। अभी अभी यही कर देना, अभी यही कर दे कि 2 अटेम्प्ट, नीट के लिए 2 अटेम्प्ट, द बेस्ट थिंग। ना पेपर लीक का नाटक रहेगा, सबसे पहला नाटक जो होता है वो दूर हट जाएगा। दूसरा, जो ये बहुत सारे बच्चों की, लाखों बच्चों की जवानी बर्बाद हो रही है ना, वो जवानी बर्बाद होने से बच जाएगी। 2 अटेम्प्ट बस। अभी आईआईटी में अगर यही 10 अटेम्प्ट होता ना, अनलिमिटेड अटेम्प्ट होता ना, तो जो 28 लाख की भीड़ यहां बैठी है ना, 27 लाख की, वही भीड़ वहां बैठी होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है, एक बार 12वीं और 12वीं की जस्ट बाद, कितने लोग तो जब तक आईआईटी समझ रहे होते हैं तब तक सारा अटेम्प्ट निकल जाता है। बात समझ रहे हो ना। तो ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो बट तुमको अपना कॉन्स्ट्रेंट सेट करना पड़ेगा कि हमको इतने समय में करना है। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो लेट्स हैव सम अनदर ऑप्शन। लाइफ इज वेरी बिग टू डू समथिंग बिग एंड ग्रेट, बट वही है कि आप अपॉर्चुनिटिस्टिक होने चाहिए। ठीक है ना। चलो आओ पढ़ते हैं। देखो भाई, अब हम बात कर रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स का सिंपल सा मतलब है कि 2 सरफेसेस के बीच में नेट फोर्स कितना लग रहा है। जैसे मान लो यहां सरफेस अगर स्मूथ होती, ये सरफेस कैसी होती? स्मूथ। ये बॉडी का मास है m, तो नीचे कितना फोर्स? बोल बोल के पढ़ेंगे, कितना फोर्स? ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या n हो जाता? कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो जाता? n। लेकिन सोचो अब ध्यान से सुनना, क्यों n? क्योंकि ये सरफेस बस एक ही फोर्स लगा सकती है ऊपर की तरफ, वो कितना है? n। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सरफेस ये रफ है, इस सरफेस का म्यूएस कुछ है और इस सरफेस का म्यू के कुछ है, क्या यहां पर 2 फोर्स आएगा? एक तो धरती मैया इस बॉल को नीचे जाने से रोक रही, इस डिब्बे को नीचे जाने से रोक रही है, और दूसरा, अगर आप कोई फोर्स आगे लगा रहे हो तो क्या फोर्स पीछे लग रहा है? ये कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन। ये स्टैटिक भी हो सकता है और स्टैटिक भी, और हाँ। इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? एफ एस मैक्स कितना है? म्यूएस इंटू एन, म्यूएस इंटू एन। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एफ एस बराबर एफ दैट इज लेस देन इक्वल टू म्यूएस इंटू एन, म्यूएस इंटू एन। तो एट रेस्ट, ध्यान से सुनना, एट रेस्ट ये जो डिब्बा है मेरा, ये जो डिब्बा है जिसका मास कितना है? एम, जिसका मास कितना है? एम, इसके ऊपर ये सरफेस 2 फोर्स लगा रही है। एक क्या लगा रही है? नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरा क्या लगा रही है? फ्रिक्शन। अरे लगा रही है कि नहीं? सोचो। अच्छा, इस फ्रिक्शन को मैं एफ लिख दूं, कोई दिक्कत है?
फ्रिक्शन कैसा है मेरा? स्टैटिक। कैसा है? स्टैटिक। जब तक स्टैटिक है तब तक ये एफ और ये एफ दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अरे होंगे, यस सर। तो इस सरफेस ने इस बॉडी पर कितना फोर्स लगाया? एक की दो, एक एन और दूसरा फ्रिक्शन लगाया ना, यस सर। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं? ये होता है कांटेक्ट फोर्स। ये क्या होता है? कांटेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, कांटेक्ट फोर्स को अगर दो पार्ट में तोड़ोगे तो तुमको यही समझ आएगा कि फोर्स जो कहां लग रहा है? कांटेक्ट पर। कहां लग रहा है? कांटेक्ट पर। तो कांटेक्ट पर कितने फोर्स लग रहे हैं? दो। एक क्या लग रहा है? नॉर्मल। एक क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। अरे लग रहा है, यस सर। तो ये बताओ, ये तुम्हारे पास हो गया फाई। क्या हो गया? फाई। आर को क्या लिख सकते हो भाई? आर को क्या लिख सकते हो? अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर। और अगर तुम समझदार हो तो मैं इसको लिख सकता हूं एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। बोलो 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 बोलो। अरे बात समझ आ रही है? ये क्या हो गया हमारे पास? कांटेक्ट फोर्स। क्या हो गया? कांटेक्ट फोर्स। ये एंगल है फाई। ये एंगल क्या है? फाई। इसको बोला जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोला जाता है भैया? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? फाई। क्या tan फाई लिख सकते हो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जिससे फाई जुड़ा है क्या वो बेस होगा? और उसके सामने परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है? एफ। अरे है कि नहीं? स्मॉल एफ एस बाई एन। और अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं इसको एफ बाई एन भी लिख सकता हूं। अरे क्लैरिटी है? यस सर। वैसे ये जरूरत में कम आता है। ये जरूरत में कम आता है। क्यों? समझिएगा। जब भी हम इसकी बात करते हैं ना, कांटेक्ट एंगल की बात करते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो होता क्या है कि जनरली जो सिचुएशन होती है ना वो डायनेमिक्स की होती है। डायनेमिक्स समझते हैं ना कि ये डिब्बा चल रहा है। अरे पल्ले पड़ रहा है? नहीं? हाँ ना में बोलो भाई। यस सर। सोचिए डिब्बा है, इस डिब्बे पे मैंने एफ फोर्स इधर लगाया जो बड़ा है किससे? म्यू एस इंटू एन से। म्यू एस इंटू एन से। क्या पीछे फोर्स लगेगा? कितना? म्यू एस इंटू एन की म्यू के इंटू एन? म्यू के इंटू एन। म्यू के इंटू एन। इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस है और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? म्यू के। अरे क्लैरिटी है? यस। यहां पे क्या लग रहा है? नॉर्मल। क्या लग रहा है? नॉर्मल। क्या दो फोर्स लगे? एक म्यू के इंटू एन और एक, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कांटेक्ट फोर्स। तो आर बराबर अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस म्यू के इंटू एन का होल स्क्वायर। क्या एन को बाहर कर लें? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू के स्क्वायर। अरे बात समझ पाए? यस। बात समझ पाए? यस। ये तो ये कहानी किसकी है? रेस्ट की। ये किसकी कहानी है? ये मोशन। अरे बात समझ रहे हैं? ये कहानी किसकी है? रेस्ट। अरे बात समझ रहे हैं? पक्का ना? यस सर। अब अगली कहानी सुनिएगा। अच्छा, यहां पर अगर आप ये लिखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो क्या लिखेंगे? अरे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या लिखेंगे? tan फाई। tan फाई कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना? म्यू के इंटू एन बाई एन। क्या एन से एन कटेगा? tan फाई बराबर म्यू के। tan फाई बराबर म्यू के। कुछ कठिन लग रहा है? ध्यान से सुन। देख, अभी धीरे धीरे लगेगा। जब लगेगा कोई ऐसी लाइन जो नहीं समझ आएगी तो बता देना। अब इसके बाद मैं अगला हिस्सा कह रहा हूं ना, अगला हिस्सा मैं कह रहा हूं क्या? एट द वर्ज ऑफ मोशन। वर्ज ऑफ मोशन का मतलब समझ रहे हैं? वर्ज ऑफ मोशन का मतलब नहीं समझते हैं? जस्ट मोशन होने वाला है। एट द वर्ज ऑफ मोशन का मतलब है कि जस्ट मोशन स्टार्ट होने वाला है। क्या उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? क्लैरिटी है ना? अप्लाइड फोर्स कितना? एफ। जस्ट वर्ज ऑफ मोशन पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? एफ एस। एफ के बराबर की म्यू एस इंटू एन के बराबर? म्यू एस इंटू ऊपर क्या? क्या इन दोनों का रिजल्टेंट बता सकते हैं? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कांटेक्ट फोर्स। तो ये बताओ कांटेक्ट फोर्स कितना होगा? अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, म्यू एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्या एन को कॉमन कर ले? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। अरे समझ आया?
क्या यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे एक बार में बता दो? tan फाई, क्या म्यू एस लिख लें? tan फाई बराबर म्यू एस। अरे कठिन है, नोट करो, चलो शुरू हो जाओ, लिखो। हाँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हैं। कांटेक्ट एंगल भी नाम रखा जाता है उसका, कांटेक्ट एंगल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, कांटेक्ट एंगल चाहे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दोनों नॉर्मल से देखा जाएगा। आज की क्लास आसान जाएगी, कल की क्लास भी आसान जाएगी, परसों और नरसों, थर्सडे और फ्राइडे, ये 2 दिन एकदम बवाल फ्रिक्शन। समझदार होंगे तो पकड़ ले जाएंगे, थोड़ी सी समझ दिखाएंगे तो पकड़ ले जाएंगे। चाय ठंडी हो गई यार, नहीं पीऊंगा। ना 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 ना। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल सोचता है, मगर धरती की बेचैनी खूब सुबह।
हो गया? थोड़ा जल्दी लिखो यार, बहुत धीरे धीरे पेन चला रहे हो। जनरली जो हमारे काम आएगा यही काम आएगा, लास्ट वाला, एट द वर्ज ऑफ मोशन। एट द वर्ज ऑफ मोशन, क्योंकि जनरली नीट में म्यूएस और म्यूके के जितने सवाल आते हैं उसमें सब में म्यू लिखा रहता है। तो अगर म्यू लिखा हो तो चाहे म्यूएस का फॉर्मूला हो चाहे म्यूके का फॉर्मूला हो, दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन जब स्टैटिक स्टेट में होगा तो कहानी अलग होगी। डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं ना? यहां क्या ये एफ की जगह मैं म्यू इंटू एन लिख सकता हूं? नहीं, नहीं लिख सकते हैं ना? बस इसी बात का समझ था। चले आगे बढ़ जाए, थोड़ा जल्दी जल्दी पेन चलाओ यार, इतना धीरे लिखोगे। सैटरडे को मैं पूरा एक एनएलएम का प्रैक्टिस सेशन लगाने के प्लान में हूं। अब तुम लोग अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो लगा लेंगे। पहले मोशन इन प्लेन का तो मैं करा रहा हूं वाईटी पे, एनएलएम अभी करा दे रहा हूं ना ऑफलाइन में। प्रैक्टिस सेशन यहां पर बुला के 2.5 घंटे में 60 70 80 सवाल करा दूंगा, जिससे पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है ना? 2.5 घंटे का 2 सेशन लगाऊंगा। हाँ बाबू, जो सॉल्व करके आओगे? नहीं, यही सॉल्व करना है सब। हाँ, ज्यादा टाइम लगेगा? ज्यादा ठीक रहेगा? नहीं, ज्यादा ठीक ही तो नहीं रखना है, हमेशा कंफर्ट जोन ही तो बवाल काट रहा है। उसके बाद भी हम सीट दे देंगे 100 क्वेश्चन लगाने के लिए, क्वेश्चंस की कमी नहीं है। ठीक है, चलें आगे बढ़े? यस, चलो भाई आ जाओ। अब देखो, अब ध्यान से सुनना। मान लो हम तुमसे कहें कि ये एक डिब्बा है। चलो भाई पेपर पेन उठा लो, सब तुमने ही करना है, मैंने कुछ नहीं करना अब यहां से। म्यूएस दे रखा है 0.5, मास दे रखा है 5 kg, आगे फोर्स हम लगा रहे हैं 20 न्यूटन। आगे फोर्स कितना लगा रहे हैं? 20 न्यूटन। कहा गया कांटेक्ट फोर्स बताओ, सवाल पूछा गया कांटेक्ट फोर्स बताओ। ए कांटेक्ट फोर्स और बी एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। कांटेक्ट फोर्स और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, म्यू के दे दिया 0.4। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा ना? हाँ तो बनाओ, कांटेक्ट फोर्स निकालो 30 न्यूटन। कैसे? 20 और 50, 50 में 20 घटा दिया था क्या तूने? क्या सवाल है, कितना कठिन है। डेढ़ मैं सोच रहा था यार MS धोनी जैसे बड़े बड़े बाल बढ़ाऊंगा, तरुण सर ने आज कह दिया, मेरे आइडिया पे पानी फेर दिया। कह रहे क्या नचनिया बनने की कोशिश कर रहे हो? क्या यार, आवाज ही जाग कटवाना पड़ेगा। क्या कह रहे हो? नचनिया बोल रहे, देखो आग लगा रहे हैं बाबू। बहुत बहुत जैसे कहते हैं ना, माननीय सम्मानजनक व्यक्ति है वो हमारे जीवन में। हमको गरिया देंगे तब भी हमको बुरा नहीं लगेगा। तुम तो नचनिया वचनिया परेशान हो। उन्हीं का मोटिवेशन देख के पहली बार 13 घंटा पढ़ाए थे लगातार, तरुण सर को देख के। तरुण सर को देखे भाई, 12 घंटा पढ़ा दिए तरुण सर, 12 घंटा पढ़ा दिए MD सर। हम गए, ये लोग बुढ़ापा में इतना नाटक किए पड़े भाई, मैं तो अभी जवान हूं। मैं 1 घंटा ज्यादा पढ़ा क्या है। इस बार का मेरा प्लान है कि 24 घंटे का पूरी फिजिक्स, और ऐसे ऑनलाइन नहीं, केवल ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हाइब्रिड। हाइब्रिड बीच में कैमरा सिस्टम सब लगा के शुरू करेंगे 24 घंटा। हाँ, बीच में 10 10 मिनट का ब्रेक दे देंगे, तो उसमें ऐसा रहेगा पूरी फिजिक्स पढ़ाएंगे, जिसका जो टॉपिक कमजोर हो आए पढ़े और जाए। हाँ हाँ, 2 घंटे 15 मिनट ब्रेक।
नेट गिन के 15 मिनट। हाँ, समोसा चाय का अरेंजमेंट हम कराएंगे, अपने लिए भी तुम्हारे लिए भी। बाबू बाबू, जब हम 13 घंटा पढ़ाए थे ना, तो 13वें घंटे में ऐसा लग रहा था कि सरस्वती मैया जुबान पे बैठी हैं और अपने आप जुबान और दिमाग चल रहा है, जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं मुझे खुद को नहीं पता चल रहा था। तो तुम लोग तो बैठोगे। चलो बाबू इधर ध्यान दो, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो क्या नॉर्मल ऊपर लगेगा? कितना? 50 ना? यस। पीछे कितना? 20 की 25? 25? 20? अरे लग कितना सकता है? 25 कितना लग सकता है? जरूरत कितने की है? रिक्वायरमेंट ये है, स्टॉक ये है। अरे है ना? क्या रिक्वायरमेंट स्टॉक से कम है? अबे ऑब्वियस सी बात है। स्टॉक कितने का है? 25। जरूरत कितने की है? क्या 20 पीछे लग जाएगा? क्या इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते हो? क्या यही कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा? तो आर बराबर कितना? 20 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, 10 रूट 2 दूना 4, 50 25 4 29। यस सर, 10√29 न्यूटन। क्या एंगल निकाल सकते हो? tan फाइव परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही फाइव होगा। परपेंडिकुलर कितना? 20, बेस कितना? 50। फाइव बराबर tan इनवर्स 2/5 बन गया। और देख सवाल। चल भाई, चल 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 फटाफट फटाफट, लेकिन ना अब वो टाइम पास नहीं यार, 2 ही मिनट के अंदर आंसर कर दो तब मजा है। ऐसे तो कोई मजा नहीं है यार कि 15 मिनट लगा के सस्ते सवाल का आंसर कर रहे हो। चलो देखो, यहां पर म्यू दे रखा है 0.5। म्यू 0.5 का मतलब 0.6 कर लो, चाहे म्यू एस म्यू के जो भी हो सब बराबर है। अरे ठीक है ना? इसका मास दे रखा है 4 kg, आगे फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन। आगे फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन। बताओ, फिर से वही बताओ, कॉन्टैक्ट फोर्स चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। कॉन्टैक्ट फोर्स और एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताओ, दोनों बताओ। पीछे 24 लगेगा कि 30 लगेगा? चल पड़ा ना? यस, मैक्सिमम लग जाएगा। तो क्या दिक्कत है आर निकालने में? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 24/40। फाइव बराबर tan इनवर्स 3/5। एक थोड़ा कहा सर 53 डिग्री, मैं कहा 3/4 4/3 होता है भाई में। हाँ 5 है यहाँ पे। हाँ क्या चीज? कौने दुनिया में हो बाबू? यही म्यू में से यही म्यू के है। आगे कितना लग रहा है? 30। मैक्सिमम पीछे फ्रिक्शन लग कितना सकता है? 24। तो चल पड़ेगा ना? तो पीछे फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया? 24। हाँ? अबे गधा, ये म्यू के नहीं है, ये एफ के है। इसी को एफ एस भी लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू के और म्यू एस दोनों बराबर है। समझ गए? समझ गए? हाँ, अलग अलग नहीं होगा। तो 24 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बन गया। और एक सवाल दें? आओ, थोड़ा 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 लेवल बढ़ाते जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, बस ध्यान से सवाल लगाइएगा। हाँ, नींद में है। यहां पे म्यू का वैल्यू है 0.5, मास है 5 kg, और इधर फोर्स लगा है 50 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, चल देगा? सोच लो, हवाबाजी नहीं, सोच समझ के आंसर। चलेगा?
चलेगा, चलेगा, यस सर। नॉर्मल कितना आया? 50। 80। अच्छा, अच्छा रे गधेड़ो, अच्छा। ये बताओ, हाँ भैया ये बताओ, इधर क्या नीचे 50 न्यूटन, नॉर्मल क्या ऊपर लगेगा? इस 50 के कितने कंपोनेंट? इधर कितना? 40। ऊपर कितना? 30। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना? नॉर्मल कितना? 20। खाली खच्चर उतर सर, एन बराबर एम जी। अबे हरदम थोड़ी होगा गोबर। एन बराबर 20 समझ आया? आया, यस। पीछे फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम पॉसिबल? 20। अरे 25। एफ जो है वो म्यू इंटू एन है ना? म्यू कितना है? एन कितना है? एफ कितना आएगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना? यस सर। तो चलेगा तो कांटेक्ट फोर्स क्या होगा? इधर होगा 10 और ऊपर होगा 50। कितना? कितना? सोच लो। अबे एन बराबर 20 ही तो आया है, तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट लिख सकते हो? आर। ये किसके बराबर? अरे 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर मतलब 10√5। क्या एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिख सकते हो? tan5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10/20 1/2 पाई बराबर tan इनवर्स 1/2। हमेशा वही गधों वाला सवाल लगाना है बस के। थोड़ा सा सवाल बच गया। क्या चीज? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। काहे नहीं निकाल सकते? वही आएगा, tan5 बराबर म्यू ही तो है। हम इससे बता रहे हैं निकालने के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करा रहे हैं। tan5 म्यू के ही तो बराबर है, लेकिन हरदम होगा ये जरूरी नहीं है। क्यों हुआ? क्योंकि ये चल पड़ा। तब तब क्या करते? नहीं चलता तो तब तब फिर तो फिर तब उसके लिए अलग याद करेंगे सर, चलने के लिए अलग याद करेंगे। एक ही तरीका, एक ही पैटर्न। बात समझे ना? जब आपको समझ हो जाएगी धीरे धीरे खुद से सवाल बनाते बनाते, तब आप डायरेक्टली लिख लेंगे tan5 बराबर 0.5 दैट इज इक्वल टू 1/2। लेकिन ये कब होगा? जब ऑब्जेक्ट चलेगा। जब नहीं चलेगा तो ये फ्रिक्शन जरूरी नहीं है कि म्यू इंटू एन हो। बात समझ रहे हैं ना? तब तो ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर है ना? चलिए आगे बनाए और सवाल बनाए, नोट करिए इसको, चलिए बनाते जाइए। पूरा सवाल मत लिखिएगा, इसको लिखिए और बनाइए सवाल। हो गया? अच्छा, तार मुड़ गया। चले आगे बढ़े। यस, आओ लाल इधर ध्यान। अब सेम सवाल दे रहे हैं लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। सेम सवाल, एकदम आइडेंटिकल क्वेश्चन दे रहे हैं, खाली नंबर चेंज किए हैं। और गलत हो गया ना भाई साहब, जान लो, फिर तो कुछ ढूंढना पड़ेगा तुम लोग को। बारिश का मौसम भी है, चुल्लू भर पानी। ना 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 ना, यारो जो खुद पे हो यकीन, तो जिंदगी हसी तुझे कल बुलाएगा। बताओ, सोच समझ के, एकदम ध्यान से, बिल्कुल हड़बड़ी में नहीं। 20√2 है ये, समझ पा रहे हैं ना? दोनों चीजें बतानी है, क्या क्या? कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चल जाएगा? यस। अरे 20 के कितने कंपोनेंट? इधर कितना? ऊपर कितना?
नीचे कितना, नीचे कितना, ऊपर कितना, n, n ना, n का वैल्यू, n का वैल्यू 20, नहीं आया, अबे आया, यस सर। क्या पीछे फ्रिक्शन लगेगा, कितना, म्यू इंटू एन, 20 न्यूटन, म्यू इंटू एन, तो 2 छक्के 12, तो यहां आया अपने पास 12 न्यूटन। अब ये बताओ क्या चल पड़ेगा कि नहीं चल पड़ेगा, चल पड़ा ना, समझ आया ना, यस सर। तो बताओ आप पीछे कितना, 12, ऊपर कितना, क्या रिजल्टेंट लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, क्या ये फाई समझ आ रहा है, आर बराबर कितना, 12 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, क्या 10 फाई लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 12/20, 12/20, अरे क्लियर है क्या, तो क्या 3/5, अरे आया। अब इसको चाहो तो 0.6 लिख लो, तो फाइव बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स 0.6, आया कि नहीं आया, आया। एक आखिरी सवाल बनाए, एक आखिरी सवाल बनाए इस टाइप का, चलिए आइए 2 सवाल बनाएंगे, एक नहीं, ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है 10 kg का, म्यू दे रखा है 0.6, आगे फोर्स लगा है 50 न्यूटन, आगे फोर्स कितना लगा है 50, 50 कर लें, कम कर देते हैं, आगे हम लगा देते हैं 20 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, बताओ नहीं चलेगा तो बताओ, तो नहीं चलेगा तो क्या कांटेक्ट फोर्स नहीं लगेगा, लगेगा ना, तो निकालो, चले चाहे ना चले, √3 का स्क्वायर, अच्छा गुड जॉब, बहुत बढ़िया, सही सही है रे। तो इधर n कितना निकाला, नीचे कितना गया 100, ऊपर कितना आया 10, 90, 90 हो गया, हाँ हाँ, ये क्या, ये क्या, अच्छा n की वैल्यू कितनी है 90, तो इधर बना जरा, तो फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, हाँ n ऊपर लग रहा है, n लगा, लिख ऊपर एरो बना के n लिख, हाँ, और पीछे फ्रिक्शन लग रहा है कितना, 54 लग रहा है पीछे फ्रिक्शन, ओके ओके ओके, ये बताओ, ए लाल, लाल, इधर ध्यान दो, तो आगे कितना लगा है, 10 की 10√3, 10√3, इधर कितना, इधर कितना, ऊपर नॉर्मल लगा क्या, n का वैल्यू, n का वैल्यू, चलेगा कि नहीं चलेगा, अबे ये सिस्टम चलेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो कितना, कितना 54 ना, तो यहां 54 लगा, कितना लगा 10√3, समझ आया ना, ये तो मैक्सिमम फ्रिक्शन है ना भाई, चलेगा क्या ये, नहीं, तो जब नहीं चला तो फ्रिक्शन कितना है 10√3, तो ये बताओ इधर लगा तुम्हारे पास कितना 10√3, ऊपर कितना लगा 10, अबे नॉर्मल की वैल्यू कितनी है 90, तो कांटेक्ट फोर्स कितना होगा 90 का स्क्वायर प्लस 100 इंटू 3, 9 9 81 100,
प्लस 300 बराबर कितना 10√84 न्यूटन। समझ आया? tan फाई क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है 10√3, बेस कितना है 90, कटेगा क्या बचेगा √3/9, तो फाई बराबर tan इनवर्स √3/9। रे खच्चरों रे खच्चरों, अबे आया नहीं आया? पल्ले पड़ा। यहां फ्रिक्शन कितना लगा है 10√3, 10√3, समझे? यस सर। चलो एक और सवाल बना लो। लो भैया लो, लो गधों। और सुनते ही नहीं हो यार तुम लोग ध्यान से एकदम। मतलब ये सब गलतियां टॉलरेबल नहीं है यार। मुझे लगा था कि तुम आंसर कर दोगे, तुम तो रच दिए। ये दीवाल है भैया, क्या है दीवाल। यहां इसका मास है 5 kg। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है 50 न्यूटन, और यहां पर म्यू की वैल्यू है 0.5। बताओ कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स 25 न्यूटन, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स 50। सोच लो, ये बताओ इधर लगेगा 50, ये बात समझ आ रही है? ऊपर क्या म्यू इंटू एन होगा, फ्रिक्शन लगेगा ना। म्यू कितना है, एन कितना है, एन ये है। अरे इधर से 50 से दबाओगे तो दीवार भी बाहर कितना लगाएगी 50, तो कितना होगा यहाँ पे 25। अरे क्लियर है? तो इस जगह पर ये जो ए पॉइंट है जिसको हम यहां बना रहे हैं, इस पर 2 फोर्स लगा है। आगे लगा है कितना 50, ऊपर कितना लगा है 25। क्या ये रिजल्टेंट होगा, क्या ये कांटेक्ट फोर्स होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा? होगा। यस सर, गलत रहेगा था। एंगल ऑफ कांटेक्ट ये होगा। नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट या एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कठिन है सर, बहुत ज्यादा टफ है। थोड़ा दिमाग खोलो यार, ये टफ नहीं लगना चाहिए। अभी आने वाला सफर बहुत कठिन है, इसमें रोगे तो कैसे बात बनेगी? ये बताओ अब आर बराबर कितना होगा, आर बराबर कितना 50 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। क्या tan फाई लिख सकते हो 25/50। अरे हो गया ना, फाई बराबर tan इनवर्स 1/2। पल्ले पड़ा? यस सर। चल एक और बना, एक और बना ले भाई, ले इधर देख। ये डिब्बा है 4 kg का, इधर से लग रहा है 60 न्यूटन। ये हमारे पास दीवाल है, इस दीवाल का म्यू दे रखा है 0.2। बताओ, बोलो 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 बोलो। कॉन्टैक्ट फोर्स और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहां से कितना लगा है, कितना न्यूटन इधर, तो यहां 40 कैसे हो गया? अब भाव खाक बैठे हो क्या तुम लोग? हाँ भाई, ये बताओ इसको पॉइंट ए बोल दे, इसको नीचे खींचने वाला फोर्स कितना है 40। ऊपर क्या फ्रिक्शन लगेगा कितना, अरे कितना म्यू इंटू एन ना, तो 6 दूना 12। चलेगा कि रुकेगा? नीचे 40 ऊपर 12 ना। यस सर। जब चल पड़ा तो ऊपर कितना 12, नीचे कितना, मतलब साइड में कितना 60। क्या रिजल्टेंट लिख सकते हैं? तो आर बराबर कितना
60 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। क्या tan फाइव लिख सकते हो? tan फाइव ऊपर से कि नीचे से? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/60। क्या 1/5 हो जाएगा? क्या 0.2 हो जाएगा? यस सर। जब चल पड़े तो कोई दिक्कत ही नहीं है, tan इनवर्स म्यू लिख लो 0.2। समझ आ गया? समझ आया? तो कितना रोतड़ू आदमी हो गए तुम लोग। और कराऊं ऐसे सवाल? और यस सर वालों ना खोपड़ी दीवार में लड़ाना शुरू कर दो। खाली आर और एन का रिजल्टेंट निकालना है, बस ये देखना है कि ऑब्जेक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। चल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे। नहीं चला तो जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स ऊपर, फ्रिक्शन को बैलेंस कर देगा। कॉमन सेंस लगाना है, उतना नहीं हो पा रहा। चलो आओ और देखो भाई, और देखो अगला टर्म। एंगल ऑफ रिपोज। देखो सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी कहानी है इसकी। ये एंगल है थीटा। कितना एंगल है भाई साहब? थीटा। इसके ऊपर एक डिब्बा है, डिब्बा डिब्बा डिब्बा, ब्लॉक, समझते हो ना ब्लॉक? सुंदर डायग्राम बनाते हैं। चलो भाई देखो, ये इसके ऊपर रखा है डिब्बा। डिब्बे का मास है m। डिब्बे का मास कितना है? m। और डिब्बा यहां रुका हुआ है, खिसक नहीं रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सरफेस रफ होगी कि स्मूथ? तभी तो नहीं खिसका, वरना खिसक जाता। यस सर। इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा होगा? mg। जब भी अपने को इंक्लाइंड प्लेन दिखे, एक एक्सिस प्लेन के अलोंग और एक एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर, क्या ये याद रहेगा? यस सर, हमेशा। क्लियर है? ये एंगल कितना है? थीटा। ये भी कितना होगा? थीटा। mg के कितने कंपोनेंट? इधर कितना? mg cos थीटा। इधर कितना? mg sin थीटा। क्या पीछे फ्रिक्शन लग रहा है? क्या ये रुका हुआ है? मैंने बोला ना सवाल स्टार्टिंग में, एक डिब्बा रुका हुआ है। क्या नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आया? आया जी? यस सर। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। ये बताओ नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है? mg cos, फ्रिक्शन कितना है? फ्रिक्शन कितना है? mg sin थीटा। रुका हुआ है ना, रुका हुआ है तो जितना फ्रिक्शन पीछे उतना ही बॉडी पर नेट फोर्स आगे। ये बात समझ आ रही? वही बात है यार। नीचे कितना लग रहा है? mg sin थीटा। पीछे फ्रिक्शन कितना लग रहा है? f। रुका हुआ है तो जितना f उतना ही mg sin थीटा। चल रहा होता तब भी ऐसा होता? तब ऐसा नहीं। ध्यान से सुनना, ये बताओ क्या मैं f बराबर mg sin थीटा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg cos थीटा। अब ध्यान से सुनना, तुम्हारे हाँ भैया आवाज आ रही है? यस सर। तुम्हारे हिसाब से जैसे मैं थीटा बढ़ाऊंगा, इसके स्लिप करने की टेंडेंसी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। यस। देखते हैं कैसे। जब हम थीटा बढ़ाएंगे तो mg sin थीटा बढ़ेगा कि घटेगा? अरे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 का वैल्यू 1। क्या 0 से 1 जा रहा है? थीटा बढ़ाएंगे तो साइन थीटा बढ़ेगा। mg sin थीटा, mg sin थीटा। फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट। अरे अब नीचे वाला फोर्स बढ़ा ना, तो जो पीछे फ्रिक्शन लगा वो बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना। यस, पहली बात। अच्छा दूसरी बात सोचो, जब आप थीटा बढ़ाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? बोलो बोलो, mg cos थीटा। mg cos, cos 0 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू
जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा क्या कॉस घट रहा है? अगर कॉस घटेगा तो एन भी क्लियर है ना? इस एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है? एफ की फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन, तो म्यू एम जी कॉस थीटा। ये बताओ ये एफ मैक्स जो होता है ये स्टॉक होता है कि रिक्वायरमेंट? स्टॉक। क्या होता है? स्टॉक। समझ आ रहे हो ना? पक्का ना? थीटा बढ़ाए ना? एन एन एफ मैक्स म्यू तो कांस्टेंट है, एम जी कॉस थीटा घटा कि नहीं घटा? अरे घटा ना? यस। अब अगर मैं यहां से निकालूं तो मैं ये कहूंगा कि जैसे मैं थीटा बढ़ाऊंगा रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। स्टॉक स्टॉक हम रिक्वायरमेंट और स्टॉक में फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना? यस। थीटा बढ़ाइएगा रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, स्टॉक क्या स्लिप करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी? हमको चाहिए 100 रोटी, कितना चाहिए? और मिल रही है 95। क्या मेरा पेट भरा? नहीं भरा तो मैं अपनी जगह से चल दिया। अरे बात समझे ना? यस सर, साधारण भाषा है कि जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाएंगे, mg साइन थीटा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फ्रिक्शन का जो स्टॉक है वो क्या है? म्यू एम जी कॉस थीटा। थीटा बढ़ाने से नॉर्मल नॉर्मल स्टॉक क्लियर है क्या? क्या स्लिपिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी? बढ़ेगी ना? यस सर। सोचिए, जब ये थीटा जीरो है, कितना है? जीरो। क्या इसको चलाने वाला कोई फोर्स है? कोई फोर्स होगा? मान लीजिए अगर ये एकदम सीधा रखा होता, उसके ऊपर एक डिब्बा रखा होता, चलाने वाला कोई फोर्स होता? कोई फोर्स नहीं हो। थीटा कितना होता? जीरो। थीटा कितना होता? जीरो। समझ रहे हैं ना? एफ मैक्स क्या होता? म्यू एम जी म्यू एम जी क्लियर है क्या? स्टॉक खूब सारा। अब मैं एक सीधे डिब्बे, एक सीधे रोड पे एक एम मास का कोई ऑब्जेक्ट रख दूं, क्या इस समय कोई फ्रिक्शन की जरूरत है इसको रोके रखने के लिए? नहीं, क्योंकि कोई अप्लाइड फोर्स। तो रिक्वायरमेंट मिनिमम जीरो। अरे है कि नहीं है? इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? नॉर्मल ऊपर लग रहा है। अरे लग रहा है क्या? बल्ले बढ़ रहा है। नॉर्मल की वैल्यू कितनी है? स्टॉक कितना है? म्यू एन, दैट इज म्यू एम जी। क्या स्टॉक मैक्सिमम है? क्लैरिटी है? रिक्वायरमेंट जीरो। रिक्वायरमेंट जीरो। क्या स्लिप करेगा? अब जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते जाएंगे, क्या एक फोर्स आ जाएगा जो इसको चलाने की कोशिश करेगा? क्या होगा? mg साइन थीटा। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा mg साइन थीटा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फ्रिक्शन घटेगा, बढ़ेगा ना? स्टॉक स्टॉक क्या एक समय ऐसा आएगा कि रिक्वायरमेंट बढ़ते बढ़ते और स्टॉक घटते घटते बराबर हो जाए ना? वो जगह होगी जिसके बाद अगर आपने थीटा थोड़ा सा भी बढ़ाया तो ये स्लाइड कर जाएगा। समझे ना? जब ये सीधा रखा था तो रिक्वायरमेंट कितने की थी? स्टॉक म्यू एम। अब थीटा बढ़ा रहे, रिक्वायरमेंट क्या mg साइन थीटा आ रही है, बढ़ती जा रही है। और जो स्टॉक है म्यू mg कॉस थीटा, क्या घटता जा रहा है? नहीं आ रहा है, स्टॉक घटता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि दोनों बराबर, एक बढ़ते बढ़ते दूसरा घट कौन रहा है? स्टॉक म्यू mg कॉस थीटा। बढ़ कौन रहा है? mg साइन थीटा। तो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है ना? यस सर। अब यहां पे मैं एक लाइन लिखूंगा, एट द वर्ज ऑफ मोशन, एट द वर्ज ऑफ मोशन क्या फ्रिक्शन बराबर एम जी साइन थीटा और ये बराबर म्यू एम जी कॉस थीटा। अरे नहीं आया? अरे
आया आया, यस। चल भाई, क्या यहां से mg से mg कट जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा, ये किसके बराबर? किसके बराबर? एट द वर्ज ऑफ मोशन की बात हो रही है, हो रही है ना? अब आओ, अब आओ, ये रहा एट द वर्ज ऑफ मोशन, टेन फाइव किसके बराबर? जब केवल म्यू लिखा हो तो वही म्यू में से वही। अरे क्लियर है क्या? इसको हम क्या बोलते हैं? टेन फाइव को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अरे क्लैरिटी है? यहां टेन थीटा क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। क्लैरिटी है? यस सर। टेन थीटा बराबर क्या मिला अपने को? म्यू। क्या मिला? म्यू। क्लैरिटी है? यस सर। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों बराबर है? दोनों एक ही चीज है? सोच लो, दोनों बराबर हैं क्या? दोनों एक ही चीज है? वन इज द एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, अनदर वन इज इंक्लिनेशन, कितना इंक्लाइंड है। समझ आया? न्यूमेरिकली दोनों इक्वल हैं, लेकिन फिजिक्स में दोनों बराबर नहीं है, दोनों का महत्व अलग अलग है। अरे क्लैरिटी है? यस। तो एट द वर्ज ऑफ मोशन एंगल ऑफ रिपोज क्या tan थीटा बराबर म्यू हो जाएगा? अरे हो जाएगा? यस सर। अब इसके साथ अगर मैं एक स्टेटमेंट जोड़ दूं, मैं क्या कहूं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर सेम। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स ना? यस। दूसरी लाइन सुन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। यस। ये दोनों बातों की क्लैरिटी रहना बहुत जरूरी है। ये कलर दिखता है ना, विजिबल होता है ना टीवी पे? हाँ ठीक। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर न्यूमेरिकली इक्वल बट दे आर नॉट सेम। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल रिएक्शन और जमाई आ रही है, मुंह नहीं खुलेगा। हाँ, अच्छी बात है। जानते रहा, अपने मुंह पे मारो खींच के एक थप्पड़, जबरदस्त, अपने मुंह पे, अपने हाथ से। यस, कोई दूसरे को नहीं मारेगा। हाँ, घर वाले बोलेंगे मार खा गए, नहीं कह देना खुद खुद से मारा है खुद को। यहां तक कहानी क्लियर है? पक्का जी? चलें आगे बढ़े? यस सर, चलिए आइए। अब मान लीजिए, देखिएगा ध्यान से, अब यहां से हमारे पास आएगा एक बहुत तगड़ा सा और बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट। इसको हेडिंग में लिखते हैं, हेडिंग में लिखते हैं मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए मिनिमम कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट हमको पड़ती है। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि ये एक डिब्बा है। क्या है भैया? डिब्बा। सुनेगा ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। इस डिब्बे का मास कितना है? m। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू। हम इस पर F फोर्स लगाना चाहते हैं। कितना फोर्स लगाना चाहते हैं? F। क्लियर है? हम चाहते हैं कि ये जो हमारा फोर्स हो ये मिनिमम हो। क्लियर है? कितना मिनिमम फोर्स लगा के इसको चलाया जा सकता है? कितना मिनिमम फोर्स लगा के इसको चलाया जा सकता है, ये सवाल है। पहली बात तो हमको इस बात की फीलिंग होनी चाहिए कि देखो, मान लो कि हम इसको ऐसे सीधा खींच रहे हैं तो हमको एक फोर्स लगाना पड़ रहा है। जब हम इसको टेढ़ा खींचेंगे तो तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है, हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि कम? कम।
श्योर हो? अबे एफ का एक कंपोनेंट इधर आएगा कि नहीं आएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? क्या वो इस एफ से छोटा होगा? और चलाने के लिए क्या यही जिम्मेदार है? तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स कम हो गया, हॉरिजॉन्टल फोर्स कम हो गया, तो भाई आसानी से चलेगा कि ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा? आसानी से। क्या? यस, एक कंपोनेंट ऊपर भी तो जाएगा, जो क्या घटाएगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल घटेगा तो पीछे फ्रिक्शन भी घटेगा। अरे बात समझे हैं? यस। अब जरा एक मित्र आइए तो, हट्टे कट्टे मजदूर आओ। आ जाओ, तू ही आ जा। अरे कितना संजय को परेशान करेंगे? आ जाओ। हाँ भाई चलो जरा उधर उधर उठाओ इसको तो। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। यस सर, यस सर, चलो भैया। हाँ। यस मित्र। हाँ भाई साहब, ये देखिए, दिख नहीं रहा है? हाँ वीडियो तो बनाना है यार, उसी के लिए तो है सब। टारगेट है। हाँ, क्या चीज? नहीं दिखे, टेढ़ा करना पड़ेगा इसको। अरे इतना मेहनत नहीं हो पाएगा मेरे से। अरे थोड़ा खड़े होके देख लेना यार। हाँ भाई। हाँ भाई, तो चले कहानी शुरू करें? यस सर। ऐसे वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो पे लगा दें। ठीक है, पूरा फ्रेम आना चाहिए। हाँ भाई चलो देखो, इधर ध्यान देना, इस स्क्रीन पर। ठीक है, इसको थोड़ा अपना आर्ट लगा लेना, वीडियो बनाने वाला, ठीक है ना, कि इसको जूम कर लेना, ये रीडिंग। ठीक, अब देखो भाई, देखना ये रीडिंग है। हम इस रीडिंग को ध्यान से देखना। इसको हम खींच रहे हैं, रीडिंग बढ़ रही है। अरे बढ़ रही है? यस सर। ये लगभग 3.47 पे क्या मूव करने लग जा रही है? 3.47 पे खिसकना स्टार्ट कर दिया। यस सर। अब सोचो, अगर हम इसको थोड़ा बढ़ा दें, अगर इसको हम थोड़ा बढ़ा दें, थोड़ा और एंगल पर लेकर जाएं, तो देखो क्या हो रहा है? घट रहा है। अरे घट रहा है। देखो पहले कितने पे आ रहा था? 47 पे, अभी कितने पर आ रहा है? 3.28। अरे आ रहा है ना? अरे क्लैरिटी है? यस सर। इसके बाद क्या होगा ना, एक लिमिट के बाद जब आप फोर्स ऊपर लेकर जाएंगे एक एंगल के बाद, तो फिर से आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाए। इसको चलाने के लिए देखो अब क्या फोर्स ज्यादा लग रहा है? अरे पहले से ज्यादा आ रहा है। यस सर। बीच में एक एंगल ऐसा आएगा जिस पर फोर्स क्या होगा? मिनिमम। जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घटते घटते एक जगह पे क्या मिलेगा? मिनिमम। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? मिनिमम। उसके बाद जब तुम और ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? क्या बढ़ने लग जाएगा? यस सर। मतलब इसको अगर हमको मिनिमम फोर्स में खींचना है, क्लियर है, तो दो बातें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। एक, ये एंगल कितना होना चाहिए, और दूसरा, इस फोर्स का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए। मतलब अगर फोर्स है तो फोर्स की कितनी बातें इंपॉर्टेंट है? दो। एक मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या थीटा एंगल डायरेक्शन देगा? यस सर। और क्या इसकी हम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करें? यस सर। चल कैलकुलेट करते हैं। अब हटा दो इसको। हाँ मित्र बताओ। किसको? इसको? इसको पुल करना, पुल करना। इसका सेंटर ऑफ मास तुम्हारी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से बहुत नीचे है। ठीक, हाँ अभी एक बार और शूट करेंगे इसको। हाँ भाई चलो अब बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे। अब इधर ध्यान दो। हाँ,
बच्चा ये बताओ एट द वर्ज ऑफ मोशन, एट द वर्ज ऑफ मोशन क्या एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्लियर है? tan फाई कितना होता है? कितना होता है? म्यू। कितना होता है? म्यू। अरे क्लियर है क्या? अगर ये थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो गया, अगर थीटा किसके बराबर हो गया? एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। अरे क्लैरिटी है? यस सर। पक्का ना जी? यस सर। तो आपका जो रिक्वायर्ड फोर्स होगा वो मिनिमम हो जाएगा। क्लैरिटी है? यस सर। अगली बात कि ये जो रिक्वायर्ड मिनिमम फोर्स होता है इसकी वैल्यू होती है mg साइन थीटा। ये आपको याद करनी है। रिक्वायर्ड मिनिमम फोर्स की वैल्यू क्या होती है? mg साइन थीटा। tan थीटा किसके बराबर? किसके बराबर? म्यू के। तो क्या tan थीटा बराबर म्यू है तो साइन थीटा बराबर 1/√ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा, ये कितना? म्यू, ये कितना? 1 नहीं। हाँ तो साइन थीटा कितना? साइन थीटा कितना? गड़बड़ हो गया। ये अपने पास tan थीटा किसके बराबर? म्यू। क्या राइट एंगल ट्रायंगल हो गया? यस सर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना हो गया? म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो मिनिमम फोर्स कितना हो जाएगा? मिनिमम फोर्स कितना? mg साइन थीटा की जगह हम क्या लिख लें? म्यू अपॉन √ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो रिजल्ट कितना हो गया? म्यू mg अपॉन √ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। अरे क्लैरिटी है? यस सर। पॉज कर दो, अब फिर से एक बार रिकॉर्ड करो। ठीक, चलो लास्ट। हाँ लास्ट, इधर ध्यान दो, 1 मिनट के अंदर समझेंगे। ये बताओ कि ये जो फोर्स लग रहा है इसको मिनिमम करने के लिए क्या ये थीटा इंपॉर्टेंट है? क्लियर है ना? जब ये थीटा किसके बराबर हो जाए? एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। किसके बराबर? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या रिक्वायरमेंट मिनिमम हो जाएगी? tan फाई बराबर म्यू बराबर tan थीटा। तो क्या हम एफ मिनिमम की वैल्यू याद कर सकते हैं? क्या होगा? mg साइन थीटा। mg साइन थीटा। क्या tan थीटा अपने को म्यू पता है? क्या ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन गया? क्या हाइपोटेन्यूज √ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 साइन थीटा म्यू अपॉन √ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो एफ मिनिमम आ गया mg इंटू म्यू अपॉन √ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो क्या बना? म्यू mg अपॉन √ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स। हो गया बेटा, थैंक यू। अरे पल्ले पड़ा नहीं? आया आया, ये तो मैं कैमरे से भी निकालू। हाँ यही समझना है, यही याद करना है कि एफ मिनिमम जो होगा वो mg साइन थीटा होगा। अब ये मत पूछो कैसे यार, जानना है कैसे? चलो आओ जान लेते हैं, जान लेते हैं। इधर ध्यान दो, सुनो 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 सुनो, देखो। ओह भाई, थोड़ा मतलब दमदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, 2 से 3 मिनट लगेगा लेकिन समझ जाएंगे। ये एफ मिनिमम को हम एफ मान ले। चलो भाई, क्या मान ले? एफ। एफ के कितने कॉम्पोनेंट? इधर क्या है? ऊपर क्या है? एफ साइन। क्या पीछे फ्रिक्शन लग रहा है? क्लियर है क्या? जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन, जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन क्या मेरा स्मॉल एफ एफ कॉस थीटा के बराबर होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? क्या इसको मैं जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन को म्यू एन लिख सकता हूं? नीचे कितना लग रहा है? एम जी। ऊपर कितना? नॉर्मल लग रहा है? यस सर। एन की वैल्यू कितनी? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। एम जी माइनस एफ साइन थीटा। चल एफ एफ को एक तरफ कर दो, एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एम जी, अरे म्यू एम जी लिख रहा हूं, म्यू एफ साइन थीटा बराबर म्यू एम जी। नहीं आया? आया? यस। एफ का वैल्यू कितना?
एफ का वैल्यू कितना, म्यू एम जी अपॉन, अरे दोनों में से एफ कॉमन कर ले, क्या नीचे बचेगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। नहीं आया, यहां तक समझ आ रहा है। इसके बाद युद्ध थोड़ा कठिन होगा। देखो एफ बराबर हमने क्या लिखा, क्या लिखा, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अरे क्लैरिटी है, इस एफ को क्या हमको मिनिमम करना है, म्यू कांस्टेंट है कि वेरिएबल, एम एम जी थीटा, यही तो वेरी करा रहे हैं, इसी एंगल पे तो ढूंढना है, म्यू साइन थीटा। इधर वेरिएबल न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर, अंश हर जानते हैं ना, तो भैया हर में है ना। अच्छा, तो अगर मुझे इसको मिनिमम करना है तो क्या ये मैक्सिमम होना चाहिए, इसको मैं y मान लू, क्या मान लू, y, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। मैक्सिमा मिनिमा याद है आप लोगों को, डिफरेंशिएट कर देते थे, तो डी वाई बाई वेरिएबल क्या है, थीटा, डी वाई बाई डी थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, प्लस साइन माइनस साइन, और म्यू साइन थीटा का, साइन का कॉस प्लस कॉस की माइनस कॉस बराबर, यही तो है। क्या म्यू बराबर टेन थीटा आया, एक हिस्सा आया कि नहीं आया, टेन फाइव बराबर म्यू बराबर टेन थीटा। जो हम तुमसे कहे कि जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड एंगल के बराबर हो जाए तो क्या ये फोर्स मिनिमम होगा, क्या हमको कंडीशन मिल गया मिनिमा का, यस सर। अब ध्यान सुनना, अब यहां से अगर तुम कॉस थीटा देखोगे, क्या देखोगे, कॉस थीटा, देखना ध्यान से, सुन रहे हैं, पक्का ना जी, यस सर। चलिए 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 चलिए, ये एंगल कितना है, थीटा, क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं, यस सर। यहां क्या बचेगा, म्यू स्क्वायर प्लस, याद है, यस सर। कॉस थीटा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 साइन थीटा, म्यू बाई अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ज्यादा फिजिक्स पढ़ना था ना, आओ पढ़ लो। तो एफ बराबर कितना, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा की जगह क्या लिखे, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस म्यू साइन थीटा बराबर म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। अरे आ रहा है, यहां क्या, म्यू एम जी, इधर क्या, अरे म्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। समझ आया, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, क्या ऊपर ऊपर वाला जुड़ जाएगा, म्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। अरे क्लियर है ना। अब ये बताओ, अरे 1/2 प्लस 1/2, क्या 2/2 लिखते हैं ना, तो नीचे वाला तो वही रहा, ऊपर वाला जुड़ गया, जोड़ दिए। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, म्यू स्क्वायर प्लस 1 को क्या मैं अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं, यस सर। तो एफ बराबर क्या है, म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, किसके बराबर, किसके बराबर आया। तो एफ बराबर क्या आया, लो सीख लो, लो सीख लो, सीख लिए, सीख लिए, यस सर। कहो लाल, वो तो पहले ही इंटरेस्ट खो के बैठा, हम याद कर लेंगे एम जी साइन थीटा, वही ठीक है ये, मतलब ठीक है, भौकाल मारने के लिए है, जो मैं मारना नहीं चाह रहा था, तुमने मरवा लिया तो देख लो भैया, यही है, हमको आता सब है, जान लेना। हाँ क्या, नहीं वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, एफ मैक्स की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी जब ये ऊपर लग जाएगा तो,
समझ आया ना, आगे खींच ही नहीं पाएगी, फिर एफ आगे बढ़ाती चले जाए, आगे खींच ही नहीं पाएगी, मैक्सिमम वैल्यू नहीं, दिमाग नहीं लगाना फालतू का। अरे समझ आया? यस सर। तो ये था भौकाल मारने वाली चीज। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, तो पिछली वाली क्लास में, दोनों क्लास में जितना फ्रिक्शन पढ़े अगली वाली क्लास में पढ़ के आएंगे ना? अरे आइएगा ना? यस सर। चलिए, नहीं बना तो जब पूछोगे तब तो बनेगा ना यार, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिस हो रहे होंगे।